केटीजी के 12वें लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी लिखे थे। एक बार हम नट सेल में जल्दी से थोड़ी बातों को जो पिछले क्लास में किए थे उसको रिकॉल करवा दें। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार रिकॉल कर लें उनको और सारे फॉर्मूले हम वापस से एक बार लिख दे रहे हैं। पहला पोस्टुलेट क्या डिस्कस किए थे कि जो गैसेज होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन होता है उनका, और टाइनी स्फेयर्स होते हैं। कैसे स्फेयर्स होते हैं? टाइनी स्फेयर्स। गैस मॉलिक्यूल्स टाइनी स्फेयर्स होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? इलास्टिक नेचर के। कोलिजन करते हैं आपस में विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी, और उसके वजह से प्रेशर लगाते हैं, और उस प्रेशर का फॉर्मूला लिखे थे हम लोग Mn/3v इंटू VRMS का स्क्वायर। P क्या था? प्रेशर ऑफ द गैस। व्हाट इज P? प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस। स्मॉल m क्या था? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। कैपिटल N क्या था? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और VRMS क्या था? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इसके बारे में दो तीन बातें बताए थे कि VRMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m। अंडर रूट 3RT/m। यहां पे दो बातें बताए थे मैंने। पहला कि अगर सेम गैस हुआ लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे, सेम गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, सेम ही गैस हो लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे हो, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हो, तो देखिए सेम गैस है, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मोलर मास भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देन वी विल से VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। मतलब VRMS1 by VRMS2 is equals to under root T1 by T2। under root T1 by T2 ये फॉर्मूला होता है VRMS1 by VRMS2 का। पिछला वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं था फॉर्मूला, इसलिए वापस एक बार लिख दे रहे हैं। हमने ये भी आपको कहा था कि अगर इसी फॉर्मूले को लिखना चाहें तो एक और तरह से लिख सकते हैं। फॉर टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। दो अलग अलग गैस हैं लेकिन इस बार टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर सेम, R सेम, 3 सेम, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? VRMS1 by VRMS2 is equals to under root m2 by m1, and this is known as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या बताए थे? गैसेस का इंटरमिक्स, एक दूसरे से मिलने का रेट, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन क्या कहते हैं? किसी सिलेंडर से गैस के निकलने का प्रॉपर्टी, उसका रेट, उसको इफ्यूजन कहते हैं। छोड़िए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ये बात समझ में आया? अच्छा, कुछ बातें हमने और बताई थी आपको। जैसे हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आज जो हम लोग असाइनमेंट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज जो अभी फॉर्मूले लिखेंगे उन्हीं फॉर्मूले में बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। PV इज इक्वल्स टू आइडियल, क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल गैस। देखो यहां पे हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। PV is equals to N क्या होता है? मोल। And what is mole? Given mass by molar mass। Given mass by into R into T। ये जो small m होता है वो क्या होता है? Given mass in gram। What is small m? Given mass in gram। Small m है given mass in gram। अगर आप देखिए इस V को इधर भेज दें, M को इधर भेज दें, तो PM इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मास बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू T।
अब ये जो गिवन मास है वो किसमें है? ग्राम में। हम लोग वॉल्यूम चूज कर रहे हैं लीटर में लिखने का, तो ये मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। इसको हम लोग रो से लिखेंगे और इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर, या इसी को केजी पर मीटर क्यूब भी कहते हैं, या इसी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, सब एक ही चीज है। ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डीएम क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? केजी पर मीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी आपको इस यूनिट में लिखना है, या तो केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर। अब अगर वॉल्यूम लीटर में लिखा है तो प्रेशर आई एम बाउंडेड टू राइट इन, एंड इन दैट केस आर किस में लिखना पड़ेगा? 1/12 या 0.0821 atm लीटर पर, है ना? So we can write pm is equals to rho RT। इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी के साथ फॉर्मूला, प्रेशर डेंसिटी रिलेशनशिप। सो क्या बोलते हैं? प्रेशर डेंसिटी रिलेशनशिप। और ये जो इक्वेशन लिखे थे, प्रेशर इज इक्वल्स टू mn/3v into Vrms, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस फॉर्मूले से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P by rho is equals to RT by M। P by rho is equals to, तो क्या मैं Vrms का ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? Vrms is equals to under root 3RT by M था, मतलब अंडर रूट 3P बाय रो। RT बाय M को क्या लिख सकते हैं? तो Vrms का प्रेशर और डेंसिटी केस के टर्म में ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इधर दिख रहा है रिकॉर्डिंग में? याद रख दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस में साउंड का स्पीड। गैस में ये हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस साउंड में जब पढ़ते हैं, ये टॉपिक फॉर्मूला जो लिखने वाले हैं ये साउंड का है, लेकिन कई बार यहाँ पे मिल जाता है, बुक्स में क्वेश्चन में मिल जाता है, इसलिए खाली वो फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। कभी कभी आपसे साउंड का स्पीड गैस में पूछ देगा। सो स्पीड इन ऑफ साउंड इन गैस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT बाय M। क्या होता है फॉर्मूला? गामा RT बाय M। एंड व्हाट इज गामा? गामा क्या है? CP बाय CV का रेशियो। तो कभी भी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे एक सवाल हम आपको दे रहे हैं कि किसी गैस में साउंड का स्पीड उस गैस के RMS स्पीड के साथ किस रेशियो में होता है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड in a gas with its RMS speed। ट्राई कीजिए सब लोग, इसको लिख लो एक बार। अगर लिखा हुआ है आप लोग का सही बात है, जिसका नहीं लिखा हुआ वीडियो में पिछली बार अगर नहीं लिखा था तो जो बात नहीं लिखा वो सही से लिखिए और फिर ये सवाल बनाइए। ये बात तो नहीं लिखा होगा, इसको लिखिए। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का तो क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ साउंड का स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन Vrms। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अभी देखिए क्या होता है, अंडर रूट गामा RT बाय M, है ना? और Vrms कितना होता है? अंडर रूट, तो RT बाय M कट के क्या हो जाएगा? गामा बाय। ये हम पहले भी बताएं, हमको लगता है साउंड का स्पीड किसी गैस में हम बताएं, और हम आपको एक सवाल भी कराए थे जो IIT में आया हुआ था। उसमें बोले थे देखो एक कंटेनर है, उसमें गैस है, गैस का मिक्सचर डाल दिए थे और उसमें बोले थे साउंड का स्पीड निकालो। IIT में आया वो सवाल है। हाँ, जब CPC भी पढ़ा ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पोस्टुलेट्स लिखे थे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, पूरे गैस का वॉल्यूम का मतलब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम
उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे थे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा ये थ्योरी कहता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसलिए इस थ्योरी के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स जब पास आएंगे, कंप्रेस होंगे, तो ना ही फोर्स चेंज होगा, ना ही बढ़ेगा, और ना ही बढ़ेगा तो वो कभी लिक्विफाई नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाई आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। बट इन रियल सिचुएशन ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो कि लिक्विफाइबल नहीं है, ठीक है। ऑल रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है, ऑल्दो इट इज नेग्लिजिबल। वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, लेकिन वो होता है, कम है। जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, डिस्टेंस घटता है, वो फोर्स बढ़ता है, और एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो जाता है, और वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? हम लोग पांचवा पोस्टुलेट लिखे थे कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करते हैं, ये भी हम लोग लिखे थे। छठा पोस्टुलेट जो हमें लिखना था वो था किसके बारे में? मीन फ्री पाथ के बारे में, और ये केटीजी का सबसे आखिरी पॉइंट है। इसी के साथ केटीजी में जितनी बातें हम लोगों को करनी है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे बाकी क्वेश्चंस का, सीट पे क्वेश्चंस का, और फिर हम लोग आज आपको हम एक पीडीएफ भी भेजेंगे जो कि आपका होमवर्क होगा, जितने हम लोग पढ़े हैं उसी के ऊपर एक होमवर्क का सीट मिलेगा, उसको आपको कर लेना है। उसका हम सॉल्यूशन सीट भी भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं बने तो अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। और फिर हम लोग अगले क्लास से जो भी बातें करेंगे वो प्योरली थर्मोडायनेमिक्स का बात होगा। प्योरली किसका बात होगा? छोटा सा है वो भी। सो मीन फ्री पाथ क्या होता है? हमने आपको कहा था पिछले क्लास में, या इस पोस्टुलेट में भी लिखे हम लोग, कहां पे? लैम्डा। मीन फ्री पाथ को लैम्डा से लिखते हैं। पहली बार सिंबल देख रहा है लैम्डा? दिख नहीं रहा। अच्छा, आप दिख रहा है? ये ऐसे लाइन खींचे यूं करके, फिर ऐसे इसका स्लोप -1 है ना, इसका +1, ठीक। तो ये क्या है? लैम्डा। क्या बताया? तो भुला दिया तो हाँ, मीन फ्री पाथ। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि गैस मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। सो बिकॉज ऑफ देयर रैंडमनेस दे कोलाइड विद ईच अदर। तो एक गैस मॉलिक्यूल को पकड़ के चलिए, उसको देखिए, तो क्या होगा? कुछ देर चलेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा, फिर उठेगा, खड़ा होगा, फिर चलेगा कुछ देर, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा, एंड सो ऑन। वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएगा, और उस दौरान वो n बार कोलाइड करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज डिस्टेंस निकालें कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच कितना वो एवरेज डिस्टेंस चलता है, तो उसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? इट इज एवरेज डिस्टेंस, इट इज एवरेज डिस्टेंस traveled by gas molecules between two successive collisions, between two successive collisions, दो सक्सेसिव collisions के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट किए, और ये कैलकुलेट करके आता है kT बाय √2 पाई d²p। इस फॉर्मूले का एक बहुत खास बात है, पहले इसमें हम लोग जानते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज k? k इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। k क्या है? व्हाट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट? Boltzmann's constant is basically ratio of two famous constants. Boltzmann's constant क्या है? रेशियो है दो फेमस कांस्टेंट का, किसका किसका? R और Na का। What is R? Universal gas constant. And what is Na? Avogadro's number. R का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है, और Na एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 into 10⁻23, और मोल इनवर्स इसका यूनिट होता है। एक मोल का वैल्यू इतना कहते हैं ना, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये 8.6 जो है 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1.34 या 38 होगा। एक बार 6 से करो तो 6 1 जा 6, 2 23, तो 6 दिया 18,
551 तो 6 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, क्योंकि देखिए मोल नीचे है ना, यहाँ इससे मल्टीप्लाई कट जाएगा। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो कल को अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो पहले तो आप बहुत डरते थे, हे भगवान यूनिट एंड डायमेंशन मास्टर साहब पढ़ा रहा है कब से सर खत्म नहीं हो रहा, अब पढ़े भी नहीं किया, कुछ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जानते नहीं है। अब जान गए ना, इसका डायमेंशन लिख दोगे, लिखो तो सब लोग देखे, लिख के दिखाओ तो क्या हमें दिखा। अच्छा चलो हम दिखा देते। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर बाय केल्विन। न्यूटन क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे केल्विन, तो केजी के बदले एम, मीटर के बदले एल, सेकंड के बदले टी, हो गया ना। ओके, के का काम खत्म हो गया। व्हाट इज टी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब तक तो इतना समझ ही चुके होंगे, जब भी टेम्परेचर लिखना है हमेशा किसमें लिखना है, √2 क्या है, नंबर, जो आज तक सीखे 1.414, पाई 3.14, पी प्रेशर ऑफ गैस, पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दिस डी, एंड व्हाट इज डी, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ये पहली बार आपको मिल रहा है, तो इकलौता फॉर्मूला जब भी आपको डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल किसी क्वेश्चन में दिखे तो एक ही फॉर्मूला है जो उसको रिलेट करता है, और वो फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टडी था, तो सोचिए किस लेवल तक का कैलकुलेशन ये कर पाता है। गैस मॉलिक्यूल के डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन फ्री पाथ। सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, आप लोग में से कुछ लोग अगर पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे आगे चल के तो इसी लेवल का कैलकुलेशन करोगे। पार्टिकल फिजिक्स, जब आप फिजिक्स में आगे चल के एमएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद फिजिक्स में जब आप पीएचडी एमएससी करते हैं तो वहां पे एक पार्टिकल फिजिक्स पेपर होता है, उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। एनीवे, हम भी नहीं किए हैं, तुमको भी नहीं करना होगा। इंजीनियरिंग में इतना फॉर्मूला याद रखिए। हमारे एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन भी है एक छोटा सा, ठीक है, वो डेरिवेशन भी हम लोग जब उस वो वाला डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन का तो उस दिन कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेंगे। अभी इस फॉर्मूले पे आइए। यहाँ पे मुझे एक बात और बताना है, हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, ये फॉर्मूला कितना बार लिख चुके होंगे, क्या बोलते हैं इसको, ये तो हटा गया होगा। अच्छा देखो इसको ऐसा लिखते हैं, PV इक्वल्स टू स्मॉल n क्या है, मोल। मोल निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, N/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू R इनटू T। ध्यान रखो, कोई दिक्कत। अब जरा देखो ये R/Na को क्या कहोगे, अभी सिखाए R/Na को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको इसके बदले में K लिख दूं तो PV इक्वल्स टू NKT लिख दें। कहीं कहीं आपको आइडियल गैस इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, PV इक्वल्स टू NKT। तो बच्चा लोग ना सोचता है, डर जाता है और साथ साथ सोचता है कि हो सकता है पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है, N मोल्स है और ये K क्या है, R है, गलती से K लिख दिया गया। और फिर आगे पूछता है सर जो आप बताए थे उसमें रियल गैस मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को तो आप R से लिखे थे, बुक में कहीं कहीं K लिखा हुआ रहता है, ऐसा का है। पूर्वक क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बोल नहीं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, समझ में आ गया कैसे आया है ये। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक और फॉर्मूला है, इस KT को इधर भेज दीजिए, तो P/KT इज इक्वल्स टू क्या मैं N/V लिख दूं, बोलो। और इसको क्या पढ़ेगा जरा देखिए तो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग शॉर्ट में NV से लिखेंगे,
n सफिक्स में क्या लिख देंगे v। सो व्हाट इज nv? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अब इसका हमारे प्रॉब्लम से क्या संबंध? तो जा देखिए, इसी फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं, कहां लिखें? यहां लिखें। इसी फॉर्मूले को हम यहां पे थोड़ा सा लिख रहे हैं। देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? kt को मैं नीचे भेज दे रहा हूं, तो ऊपर बचा 1 बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, और ये kt यहां लिख दें, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए p बाय kt क्या लिख सकते हैं? nv लिख सकते हैं ना। सो मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला होता है 1 बाय रूट 2 पाई डी स्क्वायर nv। ठीक, मतलब कभी अगर आपको मीन फ्री पाथ पूछ दे, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल दे दे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे दे, तो ये दिखा कराएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एनवी नहीं, एन सफिक्स में वी है, स्मॉल एन सफिक्स में वी। उसका मतलब क्या है? कैपिटल एन बाय वी। समझ रहे हो? कैपिटल एन बाय वी को लिखने का वो तरीका है। क्लियर? लिखो ना, तुमको आम लिखना है तो लिखो आम। हम काहे लिखते हैं वो हम पे छोड़ दो ना, और हम जैसे लिखते हैं तुमको वैसे मानना है तो मान लो। हम इसलिए वैसे लिखते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स में वैसे लिखा रहता है, तो एग्जाम में भी अगर वैसे लिखा हुआ है तो आपको फीलिंग है कि मास्टर साहब पढ़ाए हैं और आप गलत इधर उधर ना करते। अब तुमको लिखने का मन है आम, तो लिख दो आम भाई। अब सिंबल में लड़ना नहीं है, इसको गामा काहे लिखते हैं, वाई काहे नहीं बोलते हैं, बीटा काहे लिखते हैं। हमसे लड़ाई नहीं करना है। हम ये हमेशा आपको बोलते हैं ना, हमसे लड़ाई करके कहां जाओगे? कहीं जाओगे? बोलो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, डॉक्टर बना दे सरकार, या हम बना दें। ऐसा एक कंपटीशन रखें कि हमको तुम गलत साबित कर दो, हमसे लड़ लो तो आईआईटीएन का दर्जा मिल जाएगा। ऐसा होता है? हो जाए तो हम हारने के लिए तैयार हैं। बोलो नहीं ना, फिर कहां जाओगे? जो बोल दिया हाँ मास्टर साहब ठीक है। हाँ, आप पूछिए जहां कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो वहां पूछिए। क्लियर? तो इसी के साथ वक्त आ गया कहने का कि इति श्री रेवाखंडे केटीजी की थ्योरी समाप्त। ठीक, आज हम लोग केटीजी पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन जितने फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। तो अगला हम लोग 1 घंटा इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कम से कम जो अगले 10 क्वेश्चंस हैं आप ईमानदारी से समय दीजिए। हर क्वेश्चन को अगर 3 मिनट का समय देंगे तो आधे घंटे में वो 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पैकेज में है, सीट्स में है, और आपके ऐप में भी चाहे तो हम लोड कर देंगे। लिखिए, इसको लिखिए, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो असाइनमेंट केटीजी, पहला सवाल मुझे उम्मीद है सब लोगों से बन गया होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया, डेटा दिया हुआ, बताओ। आपसे पूछा है बताइए कितना मास ऑफ, बातें नहीं, अब यहां देखिए सब लोग, चेक कीजिए अपना आंसर, ऐसे किए थे, ध्यान दीजिए सब लोग। क्या निकालना है आपको? मास ऑफ CH4। व्हाट इज CH4? मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। मीथेन बहुत फेमस गैस है, ठीक है। कहां यूज होता है? कुछ एग्जांपल बताइए इसका। गोबर गैस सुने हो? गोबर गैस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जब डिकम्पोज करते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलता है, इसको बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस। और कुकिंग गैस, जो हम लोग नेचुरल गैस भी बोला जाता है CH4 को, जो हम लोग के घर में आता है LPG, उसमें लिक्विफाइड मीथेन भी यूज किया जाता था पहले, अब घट गया है, अब पेट्रोलियम लिक्विफाइड फॉर्म में यूज किया जाता है। CH4 क्या है? मीथेन। मीथेन का मोलर मास 16 क्या? ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो आपसे पूछा है कि बताइए मीथेन का मास कितना होगा अगर इसको एक कंटेनर में रखें, जिस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 9 लीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है 9 लीटर। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 16 ATM। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस।
तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में सारी बातें रख दीजिए। प्रेशर हम लोग एटीएम में लिख रहे हैं 16, तो वॉल्यूम हमें लीटर में ही लिखना होगा। कितना? 9। N होता है मोल, वो होता है गिवन मास, ये हम लोग को निकालना है, बाय मोलर मास जो कि 16। R का वैल्यू कितना? 1/12 लेंगे, और T 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन होता है। ये 12 से बताए थे कि कट जाता है 325 बाद में। तो देखिए मास कितना लिखेंगे, ये 16 इधर आ जाएगा, तो 16 into 16 256 into 9/25। तो 25 से देखो ये 10 बार में कटेगा, 250 लिखा हुआ है ना जी अप्रोक्सीमेटली, 250 गुना 9 90, मतलब 91 या 92 ग्राम के आसपास आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटली 92 ग्राम। उसमें कितना आंसर दिया हुआ है? 94, उसको सही कर देना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या डेटा है? किसी के पास 2 पैकेज है तो एक दे दो हमको, है कहीं पे 2 पैकेज? तुम दे दो, ऐसे दे दो। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कितने लोगों से बन गया दूसरा सवाल? अभी ट्राई कर रहे हैं बस, इतना 3 मिनट का समय। चलो दूसरा सवाल देखो, पहले दूसरा सवाल बता देते हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो आपको प्रेशर निकालना है, एक्सर्टेड बाय 10 to the power 23 गैस मॉलिक्यूल्स। कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं? तो ये जो 10 to the power 23 है, ये क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ईच ऑफ मास 10 to the power minus 23 ग्राम, तो ये स्मॉल m हुआ ना, हर का मास होता है कितना? 10 to the power minus 23 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? कंटेन्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है, और VRMS आपको दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? प्रेशर निकालना है, VRMS दिया हुआ, तो प्रेशर और VRMS एक ही फॉर्मूला में तो रिलेटेड था, काइनेटिक गैस इक्वेशन। प्रेशर इज इक्वल्स टू Mn/3V into VRMS का स्क्वायर। अब यहां फूक फूक के कदम रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। जो स्पीड होता है वो तो आप मीटर पर सेकंड में रख रहे हो, मतलब ये SI यूनिट है। ये क्या है? SI यूनिट में वेलोसिटी रख रहे हैं, तो वॉल्यूम भी SI यूनिट में रखेंगे। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब। क्या होता है? ये जो वॉल्यूम दिया हुआ ये 2 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में क्या लिखेंगे? 2 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। ठीक है? Mn ये टोटल मास आएगा, ये किस में आएगा? तो देखिए स्मॉल n ग्राम में है, n से मल्टीप्लाई करोगे तो भी किस में आएगा? ग्राम में आएगा। ग्राम इज नॉट SI यूनिट, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए भी 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब कुछ SI सिस्टम में रखेंगे तो प्रेशर भी किस में आएगा? SI सिस्टम में, जिसका यूनिट क्या होता है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर लिखिए Mn, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां है m? ये इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 ग्राम, मतलब 10 to the power minus 3 kg by 3 into वॉल्यूम कितना है? 2 into 10 to the power minus 3 लीटर into VRMS का स्क्वायर। तो 10 to the power 3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 to the power 6। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब इतना सोचते नहीं है। इस क्वेश्चन में ओकेजनली ऊपर में भी है 10 to the power minus 3, नीचे में भी 10 to the power minus 3, तो बिना ऐसा सोचे काटपीट करते हैं और आंसर लाके खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा आंसर लाना खुशी का बात बिल्कुल नहीं है, इससे गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। आप फिर सोचिएगा नहीं कि यूनिट का कितना महत्व है। और इस फॉर्मूले में ओकेजनली आपका ऐसा हो गया, अगर आप नहीं सोचते और मान लो वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया होता, फिर गलती हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है हमेशा, खास करके यूनिट्स का। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख देना है फॉर्मूला। जहां भी आपका चैप्टर आसान होगा ना, देखिए ये जग जाहिर बात है कि केटीजी चैप्टर आसान है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आसान है, वहां फॉर्मूला में रखना है वैल्यू, आंसर निकालना, और कुछ करवा ही नहीं सकता वो।
तो और कुछ नहीं करवा सकता, तो जान करके डेटा ऐसा देगा कि आपको फंसा ले जाए, है ना। ये बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रेशर किस में आएगा? पास्कल में। ठीक, ये भी ध्यान रखना है प्रेशर किस में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में वैल्यू सेम दिया है लेकिन प्रेशर का यूनिट लिख दे एटीएम। हो सकता है, नहीं हो सकता? आप वहीं पे फंस गए। आप सॉल्व किए 10⁻6/6, 6 ही हुआ, 10⁻6/6 आया। देखिए ऑप्शन में जिसमें एटीएम था उसे मार के निकल गया। ध्यान देना इस बात को। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हो थोड़ा सा। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 × 10⁵ पास्कल, और 10⁵ पास्कल को एटीएम कहते हैं। तो 10/6 मतलब 5/3, 1.67 एटीएम। हाँ, उसमें गलत लिखा हुआ आंसर, उसमें आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए सब लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में बता दे रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान सुनिएगा। एट ए सर्टेन प्रेशर एंड 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और ये कितना है 8 × 10⁻⁻21 जूल। ध्यान दीजिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी कैसा काइनेटिक एनर्जी है, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। और हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं अभी तक वो कैसा काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अभी नहीं पढ़े हम लोग, पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। दूसरा कहा है कि बताइए उसी गैस का कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाँ वही मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होगा कब, एट 27 डिग्री सेल्सियस। पहले तो आप लोग कहेगा सर आप मीन काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, और ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस टेम्परेचर के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो वहां भी देखेंगे कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो होता है हाफ kT। क्या होता है? हाफ k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप याद रखिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी आप ये याद रखिए कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होता है ये भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, KE1, ये पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, KE1/KE2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, T1/T2। सो वी नो द वैल्यू ऑफ KE1। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी पता है, दूसरे केस, पहले केस में टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर 127 नहीं लिखेंगे, केल्विन में। T2 भी दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है, KE2 निकालना है, पुट करके नहीं निकाल लेंगे, निकालिए सब लोग। तो 5 नंबर, अच्छा पहले हम लोग 3 नंबर सवाल कर लेते हैं। 3 में ये फॉर्म, हाँ ये फॉर्मूला खाली रख देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। KE1 8 × 10⁻⁻21, KE2 ये हम लोग को निकालना है, इज इक्वल्स टू T1/T2। T1 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना कहेंगे 400/300। ये 2 0 2 0 कटा, 4 से 8 कटा 2 बार में, 3 दूनी 6। तो KE2 कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁻21 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, VRMS दिया हुआ है किसका, हाइड्रोजन का, किस पर, एट NTP। व्हाट इज NTP,
नॉर्मल टेम्परेचर एंड, और हमने आपको कहा था कि इसमें टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो रूम टेम्परेचर तो हम लोग एनटीपी को एसटीपी ही ट्रीट करते हैं। मतलब अभी रूम टेम्परेचर नहीं दिया तो उसमें टेम्परेचर आप कितना लोगे T1 273 केल्विन, एसटीपी पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज, ये VRMS दिया हुआ है कितना, V मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लोग VRMS1 कह लेते हैं, वो कितना दिया हुआ है V, और टेम्परेचर कितना है T1। अब कह रहा है कि if the gas is heated at constant pressure, gas is heated at constant pressure, तो इस केस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। तो आपको क्या याद आएगा, ओ प्रेशर कांस्टेंट, कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ, कौन सा प्रोसेस, चार्ल्स लॉ। कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा आप लोग एक सीरियल देखते थे शर्लॉक होम्स टाइप का कोई आता था उसमें, हाँ शर्लॉक होम्स में ही, जैसे मान लो शर्लॉक होम्स किसी को देखा तो वो आदमी अंगूठी पहना हुआ है, तो उसका दिमाग से ऐसे एरो दिखाता था, ठीक है, और उसके नीचे लिखा था अच्छा इसका अंगूठी इतना पुराना है, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, ऐसे लिस्ट में दिखा था बगल में। वैसे ही आप लोग का दिमाग में शर्लॉक होम्स टाइप चलना चाहिए। कैसे, जैसे ही आप अब दिमाग में मत सोचना कि पिक्चर दिखाएगा ऐसा, ठीक, तुम लोग कैसे सोचना ऐसे, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका क्या मतलब, चार्ल्स लॉ मतलब, तो यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस का सारा फीचर्स यहाँ पे उसी तरह लिस्ट कर दो, लिस्ट करो ऐसे शुरुआत में कीजिए, हम हमेशा नहीं कर रहे, लेकिन अभी अगर शुरुआत में करना सीख जाओगे तो सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ एक दो सीट बनाने के बाद याद हो जाएगा। तो याद करते हैं चार्ल्स लॉ मतलब प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब हाँ V1 by T1 is equals to V2 by T2, डेल्टा U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T, ये तो सब में होता है, Q का फॉर्मूला, और फॉर्मूला बताओ क्या सीखे थे इसमें, और वर्क क्या होता है NR डेल्टा T या P डेल्टा V, या इसी एग्जांपल सीखे थे, सिलेंडर विथ लाइट पिस्टन, सिलेंडर विथ लाइट पिस्टन, और उसमें क्या सीखे थे कि वर्क इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेल्टा V कितना A into Y, और Y था डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन। और उसी से याद आया कि स्प्रिंग लोडेड पिस्टन भी सीखे थे हम लोग, उसमें वर्क का क्या फॉर्मूला था, तो PA इंटू एरिया इंटू वाई, ये तो था ही, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये उसमें वर्क था। उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज करता है, उसमें मोल्स कांस्टेंट था। क्या फॉर्म लगाते थे, P1 V1 by T1 is equals to P2 by 2 by T2, ठीक है, उसमें करते थे, कैलकुलेशन किए थे। तो ऐसे अगर माइंड में करोगे हमेशा, अभी हमको नहीं पता कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हो सकता है कि कोई एक को बात ना यूज हो सकता है कोई एक या दो बात यूज भी हो जाए, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो एक दो सीट सॉल्व करने के बाद, मतलब 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा फॉर्मूला। फिर आप लोग बोलते हो सर फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है, फॉर्मूला इसलिए नहीं याद रहता है क्योंकि आप लोग याद करते नहीं हैं। अब याद करने का मतलब ये नहीं है कि लेके फॉर्मूला बैठ गए हैं, एक डू कर रहे हैं, ऐसे करके नहीं। चार्ल्स लॉ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स लॉ मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, 4 बार घूम लिए, ऐसे करके नहीं। फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना, और क्वेश्चन पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, एक एक कीवर्ड्स का मीनिंग समझना। और यही वो कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पहला दिन से सिखाना चाहता हूं। कीवर्ड्स मतलब जैसे ही कोई कांस्टेंट प्रेशर दिखा तो आपके माइंड में शर्लॉक होम्स टाइप्स ये सब बात चलना चाहिए। अब बहुत लोग सोचने भी लगता है अपने आप को शर्लॉक होम्स जैसा, हो नहीं भाई, इसलिए माइंड में चले तो इसमें लिखिए शुरुआत के पेज में, बस ऐसा नहीं कि अब जिंदगी भर दिख रहा है एग्जामों में शर्लॉक होम्स बन गए, ऐसा मत कर देना। चलिए ये बात होगी चार्ल्स लॉ के बारे में है। गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज 3-fold। अभी हम क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, देखो वॉल्यूम इज 3-folds। वॉल्यूम इज 3-folds का मतलब कि वॉल्यूम अगर पहले V1 का वैल्यू था V0,
तो अब वॉल्यूम हो गया 3v0। 3 फोल्ड्स का मतलब तिगुना हो जाना। v2 कितना हो गया 3v0, मतलब बेसिकली वॉल्यूम तिगुना हो गया। तो वॉल्यूम तिगुना हो गया मतलब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब हम लोग T2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? T1 पता है 273, तो T2 क्या लिखेंगे 273 इंटू 3, तो 819 केल्विन। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं करना शुरू किए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई। पूरा क्वेश्चन कहां पर है अभी? व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर ये आंसर है ना। जो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ, आगे पढ़ो। आर एंड इट्स आरएमएस स्पीड, मतलब फाइनल बी आरएमएस 2 निकालना है। हम लोग जानते हैं बी आरएमएस 1 बाय बी आरएमएस 2 का फार्मूला, तो रख दीजिए बी आरएमएस 1 बाय बी आरएमएस 2 क्या लिखेंगे, अंडर रूट T1 बाय T2। तो लिखिए बी आरएमएस 1 तो V दिया हुआ था, बाय बी आरएमएस 2 हम लोग को निकालना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 बाय T2। T1 कितना, तो वी आरएमएस 2 हो जाएगा रूट 3 इंटू वी। अगर आपका v के फॉर्म में आंसर हो तो इसी फॉर्म में आंसर रख दीजिएगा। अगर v के फॉर्म में ना हो, v भी निकालने कहे तो आप निकाल सकते हैं। ये v तो निकाल ही सकते हैं ना। वी आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 3 RT बाय m, मतलब अंडर रूट 3 r का वैल्यू 25/3 लिखने सिखाए थे। t कितना 273 और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 × 10⁻³ 2 ग्राम होता है, तो सिखाए थे केजी में लिखना है। देखिए काटपीट करिए थोड़ा सा, देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काट दो, 1 7 कटेगा 3 बार में 6 ना 0.5, ठीक है। ये 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻³ बनेगा, ये होगा अंडर रूट 1365 इंटू 10⁻²। बोलो 25 मतलब 5 बाहर, तो छोड़ दिए तब, तो ये हो गया 5 और ये 10 का स्क्वायर का हो गया 10, रूट हो गया अंडर रूट 1365। अब पिछले क्लास में हम लोग याद कर रहे थे, याद आ रहा है? अब याद करो, कुछ दिन में याद करा देंगे, है ना। हम अपने मतलब पुअर बच्चों का कुछ कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, एकदम सब चीज याद करा देंगे हम लोग। तुमको पैरा भी याद करा देंगे, 19×5 = 95 बोलने लगोगे कुछ दिन बाद। बोलो 19×5, हाँ 95 95, ठीक। अच्छा वो लोगों को नहीं पता होता 95 मतलब क्या होता है, वो बता दिए। 19×5 मतलब 19 × 5 95। हाँ भाई, तो 1365 किसका रूट होता है सोचते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना, देखो याद हो गया ना। 31 का कितना 961, 31 का 32 का 1024, 13 का 1089 1089 उसका क्या 34 का 1256, नहीं ज्यादा बोल दिए, ठीक है जो भी आएगा कम ही होगा। 35 का 1225, 35 का 1225 अभी नहीं पहुंचे। 36 का हाँ 1296 1296 अभी भी नहीं पहुंचे। 37 का 1369 और यहाँ कितना है, अरे मिल तो गया 37 69 नहीं 65 है, तो कितना पॉइंट हो, कुछ नहीं अंतर होगा। तो बताओ 37 × 5 कितना 7 5 35 के 5 5 के 15 16 1650 मीटर। और अगर यहां पूछेगा तो √3 गलत किए हैं। 5 से 35 के 5 हाथ मेरा 3 5 किया 15 3 सॉरी। अब देखो यही होता है, खाली रिकॉर्डिंग करते रहते तो अभी गलत लिख के निकल जाते। हाँ 1850 मीटर पर सेकंड ये हो गया। और अगर VRMS 2 पूछिए तो VRMS 1 ना निकाले जी, VRMS 2 पूछते तो √3 इंटू ये कर देते, मतलब 1.7 से इसमें और मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 करेंगे तो 2400 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है इसका, ठीक समझ गए। 4th नंबर
चलिए इसका 5 6 7 आगे ट्राई कीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए सही से। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन। हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सन। सन का टेम्परेचर बताइए। हाँ ठीक है ना, मेरा थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है। कैलकुलेट है भाई, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन। सन का टेम्परेचर निकालना है। बहुत जगह हम लोग सन का टेम्परेचर निकालने का अलग अलग विधि पढ़ेंगे। इनमें से एक विधि, एक तरीका, एक प्रोसेस की है। सन को अलग अलग तरह से टेम्परेचर निकालने के लिए स्टडी किया गया है, जिसमें से एक तरीका ये है कि भाई सन जो है वो बेसिकली बहुत सारे गैसेस का गोला है, बहुत सारे गैसेस का एक स्फेरिकल पार्ट है, और उस गैस का अगर टेम्परेचर निकाल लिए तो मोटा मोटी कमोबेश सन का टेम्परेचर निकल जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रेडिएशन, तो वहां पे कोई लोग कहेंगे, एक साइंटिस्ट आएंगे वेइन, वो कहेंगे कि सन जो है मोटा मोटी ब्लैक बॉडी जैसा है जो कि सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो अपने मेथड से सन का टेम्परेचर निकलवाएंगे, वो भी हम लोग करेंगे। तो सन को मोटा मोटी आप यहाँ पे एक गैसेस से बना हुआ गोला समझिए, और उस गैस का टेम्परेचर ही सन का टेम्परेचर होगा। ये आगे लिख भी दिया हुआ है, गिवन दैट डेंसिटी ऑफ सन इज। सन का डेंसिटी मतलब सन में जो गैस है उसका डेंसिटी। तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था कि जो भी हम लोग प्रेशर डेंसिटी वाला रिलेशनशिप है उसमें डेंसिटी किस में लेते हैं, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर में। दोनों एक ही चीज है, ग्राम पर लीटर को ही केजी पर मीटर क्यूब भी कहते हैं। और ग्राम पर सेंटीमीटर से केजी पर मीटर क्यूब में जाने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये थोड़ा उल्टा लगता है लेकिन उल्टा नहीं है, आप सही से देखिए इसको। ग्राम की जगह ग्राम ही लिखा हुआ है। सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, और मिलीलीटर से लीटर में लिखोगे तो लिखोगे 10 टू पावर -3 लीटर। तो -3 से डिवाइड में है ना, ऊपर आ जाएगा ना। ये डेंसिटी हो गया। आगे पढ़ते सवाल। प्रेशर ऑफ द गैस इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 एटीएम। तो प्रेशर दिया हुआ इतना एटीएम, एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वो 2 दिया हुआ है। मतलब मोलर मास अगर कहेंगे तो हम लोग कितना कहेंगे, 2 ग्राम। मोलर मास हमेशा किसमें होता है, ग्राम। मॉलिक्यूलर मास अगर लिखना होता तो 2 mu लिखते, लेकिन हम लोग किसका जरूरत पड़ेगा, मोलर मास। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ग्राम। मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। अगर केजी में यूज करना होगा तो हम लोग मोलर मास तो ग्राम में लिखते, तो केजी में काहे कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Pm इज इक्वल्स टू रो RT। और इस फॉर्मूले का बैकग्राउंड याद कीजिए, किस बैकग्राउंड में ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। इस फॉर्मूले के साथ साथ कंडीशनल फॉर्मूला था। टेम्परेचर किस में लिखना होता है, केल्विन में। यही तो हम लोग को निकालना है। मतलब इससे कैलकुलेट होगा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आएगा। R का वैल्यू, रो डेंसिटी का वैल्यू ग्राम पर लीटर में, यही लिखना होता है। और m क्या था, मोलर मास, डायरेक्ट लिख दिए थे। तो मोलर मास आप हमेशा किस में लिखते हो, ग्राम में। तो ग्राम वाला ही वैल्यू यहां पुट कर देंगे, केजी मत कन्वर्ट कर देना। केजी में कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ, बात समझ पा रहे हैं यहाँ। और इसमें प्रेशर किस में आता है, एटीएम में। कंफ्यूज्ड, डोंट बी। सी आपके पास ना एक रामबाण उपाय में बता रहा हूं। अगर ज्यादा, रामबाण मतलब आखिरी उपाय ये है कि अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप सब चीज को SI सिस्टम में लिख लीजिए, सब चीज को। तब कोई कठिनाई नहीं है, कोई सोचना नहीं। सब वैल्यू को किसमें लिखिए, सब डेटा को SI सिस्टम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसा डेटा दिया हुआ है वैसा ही यूज करना है, तो फिर तो आपको फॉर्मूला में याद करना पड़ेगा किस चीज को किसमें लिखना पड़ता है। ठीक,
इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी किसमें लिखना पड़ता है, ग्राम पर लीटर में, जिसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। आर का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर केल्विन में, और एम मोलर मास ग्राम में ही लिखना होता है। पी आता है प्रेशर एटीएम। तो हम इस तरह का डेटा यूज करेंगे। आप चाहें तो आप सबको धड़ल्ले से एसआई सिस्टम में पुट कर दो। प्रेशर पास्कल में लिखो, एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट कर लेना। एक एटीएम में 10⁵ पास्कल होता है, कन्वर्ट कर लो। मोलर मास केजी में लिखिए, मतलब 2 × 10⁻³ से लिखिए। डेंसिटी तो यही एसआई सिस्टम में यूनिट है, तो यही लिख देंगे। आर भी आप एसआई सिस्टम वाला लिखिए 25/3 या 8.314, और टी केल्विन में वही आया कटपिट। ठीक है। हालांकि चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस सिस्टम में प्रेशर एटीएम 1.4 × 10⁹ इनटू मोलर मास, वो हो गया 2। डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर, तो 1.4 × 10⁻³ देखिए इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि कट जाए। आर का वैल्यू 1/12 और टी हम लोग को निकालना है। ये 1.4 से ये 1.4 कट गया, 10⁻³ से कितना बार में कट जाएगा, 10⁻6 बार में। 12 × 2 24, तो 24 × 10⁻6 केल्विन होगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2.4 × 10⁻7। आंसर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो कोई निकाल रहा था 10⁸ आ रहा था, हम लोगों में से गलत है वो। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द टेम्परेचर। आपको बताना है टेम्परेचर निकालिए एट विच, जिस टेम्परेचर पर, एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस, जो आरएमएस स्पीड है किसी गैस का, विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आरएमएस स्पीड 1 मान लेते हैं V0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 273 केल्विन पर। तो बताइए Vrms अगर V0/2 हो जाता है, मतलब इसका आधा हो जाता है, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होगा। तो वेरी इजी, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, Vrms 1/Vrms 2 = √T1/T2। तो Vrms 1 हो गया V0, इसको डिवाइड करिए तो 2 हो जाएगा। √T1 कितना है 273, T2 निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 = 273/T2। 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 × 6 = 24, 3 × 33, 4 × 8 = 32, 68.25 केल्विन। 68.25 हो सकता है आंसर डिग्री सेल्सियस में हो। 273 - 68.25, तो 75, 12 में से आ गया 4, 0, 204.65 माइनस 204.75 डिग्री सेल्सियस। हम मुझे पता है आंसर केल्विन में ही है, लेकिन हो सकता है कल को जब हम सेट करें तो आंसर डिग्री सेल्सियस में देते हैं, है ना। और एक ऑप्शन ये भी लिखेंगे 68.25 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर मार के मत आना, फिर घर में बोलता बच्चा लोग हम सही मारे थे लेकिन कंप्यूटर में गलत रीड कर लिया, या ओएमआर सीट भरने में गलती कर दिए। ये सब कोई गलती नहीं है, सब आप ही का गलती है। जो गलती करते हो सब आप ही का, किसी और का गलती नहीं। ओएमआर सीट पे गलती नहीं है। चलो आगे करो। तो हम लोग आज का आखिरी सवाल डिस्कस कर लेते हैं, 7 नंबर, और फिर 8 से अच्छे सवाल है, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहां तक जितना सवाल करेंगे जेई मेंस में या नीट में पूछा सकता है, आईआईटी में नहीं पूछेगा। इतना आसान सब आईआईटी में नहीं पूछता। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे ही सुनेंगे डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्या याद, गामा याद आ रहा है। डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से क्या याद आएगा, मीन फ्री पाथ। ये नहीं बोलना है कि डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का मतलब मीन फ्री पाथ समझ लेना, मतलब उसका मतलब वो वाला फॉर्मूला लगेगा। वो हो आगे चलिए। n दिया हुआ है, n लिखा है 2.79 into 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, मतलब ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ये n लिखा है, मैं इसमें v लगा देता हूं।
क्योंकि हम लोग इसको क्या याद किए हैं, एनवी। और कह रहा है कि मीन फ्री पाथ जो है लैम्डा जो है, अब तो सीधा सीधा हिंट भी दे दिया, इतना है। तो हम लोग लगा देंगे। इस क्वेश्चन में हमको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने सिखाना है। देखिए ध्यान से, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/√2 पाई d स्क्वायर एनवी होता है। दो फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन हम ये वाला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एनवी दिया हुआ है। हम लोग को d निकालना है, तो d स्क्वायर पहले मैं इधर लिख लेता हूं। 1/√2 का वैल्यू 1.414, पाई का वैल्यू लैम्डा भी इधर आ जाएगा, तो मतलब 2.2 × 10⁻⁸ और एनवी कितना है 2.79। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। पहले जो 10⁻⁸ है ना, इसको तो अपन ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। और ये d स्क्वायर हुआ, इसका रूट होगा इधर। ज्यादा कोई दिक्कत, सब ऐसा ही सिस्टम में था, तो कुछ कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। 10⁸ का रूट हो गया 10⁴ और आंसर आएगा मीटर में। ये क्या है, उसको भी तो माना है। अच्छा कुछ छूट गया क्या लिखना? अच्छा एनवी नहीं लिखे, 10⁻25 तो लिखे नहीं। तो 10⁻25 का रूट तो हम निकाल नहीं पाएंगे। 10 हम लोग 12 मतलब किसका निकाले थे, 10⁻24 का, तो हो जाएगा 10⁻12। बाकी बचा रहेगा, क्या बचा रहेगा 1/√। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है 14, मतलब 1.4 को हम लोग क्या मान लिए 14, ये लिखा हुआ है 3, तो 14 3 जा 14 या 42, 4.2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4.2। अब 4 × 2 8 होता है, 4.2 है × 2 है, तो 9 मान लेते हैं। और ये 2.8 के आसपास लिखा हुआ है, तो 9 या 27 नहीं 27, थोड़ा सा कम ही होगा, नहीं 3 नहीं है ना, तो 25, और 25 का रूट 5 नहीं होता है। गलत बोल दिए, फिर से बोल, देखो समझो, हम मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कितना है 14, मतलब 1.4 × 3 4.2, 4.2 × 2.2 9 के आसपास, 9 × 3 27, उससे थोड़ा कम ही होगा। अच्छा एक 10 यहाँ बचा रह गया था, ठीक है, तो 250 भी लिखना पड़ेगा, हम 256 लिख लेते हैं। ताकि 256 का रूट पता है 16, तो क्यों, तो 256 का रूट 16, तो देखो 1/16 गुना 10 का पावर -8, इतना मीटर। आंसर किसमें दिया? अच्छा 1/16 लिख देता है, 96 तो 0.06 सॉरी 0.06 × 10⁻⁸ मीटर। इसको ऐसा लिख सकते 0.06 नैनोमीटर, इसी के आसपास आंसर होगा। देखो कितना है 0.606, देखो एग्जैक्ट सही आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग जूल फूड का मल्टीप्लाई करते हो, नहीं करना है सब, इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। पंकज सर बहुत सिखाएंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेट, ऐसा नहीं स्मार्ट का मतलब इसको 1.5 माने या 2 मान लिए, मतलब अप्रोक्सीमेट ऐसे मानना है कि इसको थोड़ा ज्यादा मान लिए, इसको थोड़ा कम मान लिए, एडजस्ट कर, है ना, उस तरह से एडजस्ट करके तो अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा। अब 0.6 के जगह हो सकता है 0.5 भी मिल जाता, तो आसपास में जो ऑप्शन होता है वो टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम लोग यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।